चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल अली है और मैं आप लोग का जो फैसिलिटेटर हूँ फॉर द कोर्स कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। अगर मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो माशाल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं इस प्रोफेशन से एसोसिएट हूँ फॉर मोर देन 14 ईयर्स। ठीक है, अच्छा। अब जरा मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो कैफ 8 का जो पेपर है ना, ये एक इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है और ये वन ऑफ द जिसे कहते हैं टफेस्ट पेपर है इन कैफ। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसके सिलेबस के बारे में डिटेल समझते हैं और फिर मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दूंगा। तो बच्चा लोग, आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो प्री जो है वो 4 ग्रेड्स के अंदर एसोसिएट हुआ है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड ए में जो है वो ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल इथिक्स। अच्छा, आई कैप ने जो उसके टीचिंग आवर्स रिकमेंड किए हैं वो बिटवीन 25 to 30 आवर्स हैं और एग्जामिनेशन के अंदर इसकी वेटेज है 15 to 25 मार्क्स। तो आई कैप ग्रेड ए में से हर एग्जाम में 15 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है। ग्रेड बी में आपके पास है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इसके टीचिंग आवर्स हैं वो है 20 to 25 मार्क्स और इसकी एग्जाम की वेटेज है 15 to 20 मार्क्स। उसके अलावा जो आपकी ग्रेड सी है, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, इसके टीचिंग आवर्स हैं 35 to 40 और इसकी वेटेज है 30 to 40 मार्क्स। ग्रेड सी सबसे ज्यादा टेस्ट होता है एग्जाम के अंदर। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो स्प्रिंग 26 के अटेम्प्ट गई है उसमें एग्जामिनर ने इस ग्रेड से 46 मार्क्स को पूछा है। और उसके अलावा ग्रेड डी है फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। ये हार्ड ऑफ ऑडिट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम इसे कहेंगे हार्ड ऑफ ऑडिट। टीचिंग आवर्स हैं इसके 30 to 35 और इसकी वेटेज है 25 to 30 मार्क्स। तो प्यारे स्टूडेंट्स, टीचिंग आवर्स इस सब्जेक्ट के लिए आप लोग को रिक्वायर्ड है 110 घंटे से लेके 130 घंटे और इसकी जो वेटेज है वो 100 आवर्स की है। तो ये एक मैंने आपको ग्रेड के बारे में बताया। अब हम इसको डिटेल्ड में समझते हैं कि हर ग्रेड में क्या क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज पता है कि आईकैप की वेबसाइट पे स्टडी टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैंने करा क्या आप लोगों के लिए, मैंने जो सिलेबस है उसको मैंने स्टडी टेक्स्ट पे मैप कर दिया है ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि ये सिलेबस की ग्रेड स्टडी टेक्स्ट के किस चैप्टर में डिस्कस की गई है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ग्रेड ए, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल इथिक्स। इस ग्रेड ए के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या चीजें चाहता है, वो चाहता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग क्या होती है, रीजनेबल एश्योरेंस किसे कहते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस किसे कहते हैं, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सही है, प्लानिंग स्टेज क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्टेज क्या होती है, कंप्लीशन स्टेज क्या होती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑडिटिंग के, ये स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर अश्योरेंस में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अगेन इसका पार्ट भी है कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। इसका क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब है। और ये चीज आपके जो स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस की गई है वो चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 16 में। उसके अलावा एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसका दूसरा नाम है एंगेजमेंट लेटर, ये एक प्लानिंग स्टेज का, वालेकुम अस्सलाम, ये एक प्लानिंग स्टेज का हिस्सा है। अगेन स्टडी टेक्स्ट में इसको चैप्टर नंबर 2 ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट में डिस्कस किया गया है। बच्चा लोग और भी लोग आ रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा, हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। उसके अलावा इसके अंदर है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है कि ऑडिट क्वालिटी। अगेन ये स्टडी टेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट में जो है वो डिस्कस हो रहा है। अच्छा, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं, हाँ, सिलेबस समझा रहा हूँ कि सिलेबस की ग्रेड और वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर कहाँ जो है मैप हो रहा है। ठीक है, और अभी ज्यादा नहीं मिस हुआ है आपका, 3-4 मिनट का मिस हुआ है, तो आप रिकॉर्ड सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके अलावा अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसमें कंपनीज एक्ट के कुछ लॉस हैं, कुछ रूल्स हैं। अगेन ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा ये कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, इसको आप लोग मार्क करें। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, हर अटेम्प्ट में 10 से 15 मार्क्स इससे पूछे जा रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, हर सिंगल अटेम्प्ट में इसके 15 मार्क्स हैं।
और स्टडी टेक्स्ट का ये चैप्टर नंबर 13 है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो ग्रेड बी है ये आपकी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में है। ग्रेड बी, ग्रेड बी के जो टॉपिक्स हैं वो है ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी, कि हम ऑडिट की स्ट्रेटेजी क्या होती है और ऑडिट प्लान किस हिसाब से किया जाता है। ये चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर डिस्कस किया गया है। उसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक मशहूर कॉल है, कॉल ये है कि नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 4 एविडेंस एंड सैंपलिंग में डिस्कस किया गया है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, इस पे आप लोग सब्र करें, एग्जाम के अंदर 10 से 15 मार्क्स आते हैं, 10 टू 15 मार्क्स कहां से आ जाते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट में से। अगेन ये स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस किया गया है। उसके अलावा मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, अगेन ये चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया गया है। फ्रॉड एंड एरर, अगेन ये चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया गया स्टडी टेक्स्ट के। ग्रेड बी से एग्जामिनर आपसे एटलीस्ट 20 मार्क्स पूछता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, सिलेबस के बाद मैं आपको जो है वो पास पेपर के एनालिसिस दिखाऊंगा। ये पास पेपर के एनालिसिस से आपको क्या मालूम चलेगा प्यारे बच्चों? आपको ये मालूम चलेगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। एग्जामिनर ने जितनी ग्रेड बताई है उस ग्रेड में से उतने मार्क्स पूछे हैं। एग्जामिनर ने कहा है कि अगर मैं 15 से 20 मार्क्स ग्रेड बी से पूछूंगा तो लास्ट 8 अटेम्प्ट्स में उसने 15 से 20 मार्क पूछे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ग्रेड सी ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। सर इसका क्या मतलब है? हम ऑडिट कैसे परफॉर्म करते हैं? तो हम ऑडिट जिस तरह परफॉर्म करेंगे वो ग्रेड सी में डिस्कस किया गया है। इसमें है ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया गया है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया गया है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया गया है। ऑडिट सैंपलिंग, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया गया है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बेटा आप यहां पे आप रुके। हर अटेम्प्ट में 20 टू 25 मार्क्स, कितने? 20 टू 25 मार्क्स कहां से पूछे जा रहे हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहां कहां कवर किए गए हैं? चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगेन ये एक अच्छा एरिया है जहां से मार्क्स जो है वो गेन भी किए जा सकते हैं और वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। स्टडी टेक्स्ट में क्या रेफर किए गए हैं? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स एंड जनरल एप्लीकेबल आईटी कंट्रोल्स, ये चैप्टर नंबर 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, इसका क्या मतलब है कि ऑडिटर्स बाज दफा जो है वो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 रिलायंस ऑन अदर्स से पूछा गया है। एंड लास्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये चैप्टर नंबर 11 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में डिस्कस किया गया है। देन लास्ट ग्रेड फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये हार्ड है ऑडिट का। अगर मैं इसको कहूं कि ये किसका हार्ड है? ऑडिट का हार्ड है। एग्जामिनर ने इससे 30 मार्क्स पूछने, कितने मार्क्स पूछने? लास्ट अटेम्प्ट जो स्प्रिंग 26 की अटेम्प्ट है उसमें एग्जामिनर ने प्योर 30 मार्क्स पूछे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ओके, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 14 में। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 15 में। गोइंग कंसर्न ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 15 में। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 15 में। एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 14 में। एंगेजमेंट्स टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 16 में। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स ये डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 16 में। तो डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको जो है वो ग्रुप पे जो है वो शेयर भी कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज क्या थी, मतलब ये जो मैंने आपसे अभी 10 मिनट सिलेबस डिस्कस किया, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस आपको ये आगे करना था कि आपका जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है, ठीक है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वजह इसकी है कि मैं खुद जो है वो 75 मार्क्स कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा इस प्रोफेशन से मोर देन 14 ईयर्स का जो है वो एक साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो बिग फोर में अराउंड अ डिकेड काम किया है। डिकेड से मुराद 10 साल मेरा जो है वो बिग फोर का एक्सपीरियंस है।
तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब एक सवाल है कि ये जो पेपर है ये रोट लर्निंग है, या आप बोलेंगे सर ये पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर है। तो प्यारे बच्चा, ये पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है। मतलब आपको याद करने का बहुत कम चीजें होंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शायद ये कोई प्रोसीजर्स हैं, वो भी आपको याद नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक प्योर प्रैक्टिकल पेपर है। सर ये पेपर क्या फेल होगा? नहीं बच्चा, किसी एक स्टूडेंट का पेपर फेल नहीं होगा। किसी एक स्टूडेंट का पेपर फेल नहीं होगा। सर इसका तो पासिंग रेशियो 33% से लेकर 38% है। तो हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप हैपाजेट पढ़ोगे, सही है, आप सिलेबस की जिस्ट को नहीं समझोगे, तो डेफिनेटली आप जो है वो क्या करोगे, फेल होगे। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छा मैं अपने पढ़ाने की टेक्निक भी अगले 5 मिनट में डिस्कस करता हूं, लेकिन एक चीज मैं फुली कमिट कर दूं कि सबसे इजीएस्ट पेपर टू पास इज कैफेट। सबसे इजीएस्ट पेपर टू पास इज कैफेट। बस आप लोगों को करना क्या है भाई, आप लोगों को मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप लोगों को मेरी इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, फॉलो करना है। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप पास कर जाओगे। सर आप सिलेबस कब कंप्लीट कराएंगे? आप सिलेबस कब, अगला सवाल है ना, अटेम्प्ट कब है इस दफा की, पता है? तुम बताओ कब। अगस्त में। अब सवाल करो मुझसे कि सर कब कंप्लीट कराएंगे। जबरदस्त। तो बच्चा लोग, मैं ये सिलेबस जो है ना 15 जून को कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छा बच्चा लोग, आप समझना कि करना क्या है। देखो, ये जो मैंने आपको ग्रेड दी है ना, वजह इसकी ये है कि मैं आप लोगों से ना स्टडी टेक्स्ट रीड करवाऊंगा। करेंगे किस तरह? मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरे नोट्स जो होंगे वो स्पेसिफिक टू दी ऑडिटिंग होंगे। नोट्स कराने के बाद मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जाके स्टडी टेक्स्ट से मेरे नोट्स को क्या करेंगे, जैसे ही मैंने पढ़ा लिया उसको जाके रिवाइज करेंगे। सर आप पढ़ाएंगे किस तरह बेटा? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा पढ़ाऊंगा किस तरह। जब मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा किस तरह, आप खुद हैरान हो जाएंगे सर कि आपने कितने एनालिसिस किए हुए हैं। बस मुझे आप 5 से 10 मिनट दें, मैं समझाता हूँ कैसे पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? नोट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूंगा। अच्छा, पहली दूसरी क्लास के अंदर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर सिर्फ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट कहां से होता है और ऑडिट एंड कहां करना है। तो जो पहली दूसरी क्लास है वो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या मालूम चलेगा कि ऑडिट स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या करूंगा सर मैं? उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो ऑडिट स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। हम कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के मैं एक एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। फिर उसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, एक्टिविटी करवाऊंगा। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पास पेपर के क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है। क्या कर दिया है? जैसे ही मैं टॉपिक जो है वो कंप्लीट कराऊंगा, उसके 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, और बाकी आप लोगों को जो है वो मैं होमवर्क करने के लिए दे दूंगा। इसी तरह जो है हम चीजें, कुछ टॉपिक्स हैं ऑडिट रिस्क, चूंकि वो हर टाइम में 10 से 15 नंबर का आता है, तो मैं सीफैप के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ एसीसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। चूंकि एसीसी के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े टफ हैं एज कंपेयर टू सीए के क्वेश्चंस। ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ केस स्टडीज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। ताकि अगर तो कोई टॉपिक जो कि सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उसको आईकैप के एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, तो आपको उसका भी फ्लेवर मिल जाए। उसके अलावा कुछ स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। वंस 15 जून हो जाएगी इंशाल्लाह, तो 15 जून के बाद से लेके 31 जुलाई तक मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगा। हाँ, शायद को जो है मैं क्वांटिटी कम कर दूं। उसके अंदर लास्ट 8 अटेम्प्ट्स, 8 8 नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं मैं, 8 अटेम्प्ट्स यानी 4 ईयर्स, एक एक पेपर क्लास में करवाऊंगा। सर क्यों करवाऊंगा मैं पेपर, वजह क्या है? बेटा आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग गलती क्या कर रहे हैं। मैं क्या करवाऊंगा, मैं पास पेपर के लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एग्जामिनर कमेंट्स डिस्कस करूंगा, मार्किंग स्कीम डिस्कस करूंगा, आप लोग गलतियां क्या करते हैं। फिर उसके अलावा एटलीस्ट मैं आपसे 2 मॉक्स कंडक्ट करवाऊंगा।
एटलीस्ट 2 मॉक्स। एक मॉक तो तबानीस का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको चेक करके देगा, और एक मॉक मैं खुद चेक करके दूंगा। सर आपकी क्लासें कितनी होंगी? तो बेटा मेरी क्लासें थोड़ी ज्यादा होंगी, 8 से 10 घंटे वीक के, 8 to 10 आवर्स पर वीक। सैटरडे में आप लोगों की 3 आवर्स की क्लास लूंगा, संडे में आपकी 3 आवर्स की क्लास लूंगा, और यस, और वीक में जो है वो 2 दिन, एक एक 1.5 1.5 घंटा। सर आप करना क्यों चाह रहे हैं सर? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई आप लोग सारे पास कर जाओ, आप लोग सारे पास कर जाओ। देखो मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैंने जो है ऑडिट प्रोफेशन से मैंने आप लोग को बता दिया है कि मोर देन 14 ईयर्स का क्या है भाई ताल्लुक है। उसके अलावा मैं एक एकेडमिक टीचर भी हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स से मेरा एकेडमिक का प्रोफेशन है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए। मैं बावसूख कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कैफ 8 के अंदर ना इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, लेकिन शर्त क्या है? क्लासेस लेनी है और मेरे साथ साथ चलना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सर आप बड़े सख्त हैं। सर वो आपके चेहरे पे जो है ना बड़ा गुस्सा दिख रहा है। नहीं भाई, ना ही मैं सख्त हूं, ना ही गुस्सा दिख रहा है। जितने सवाल मुझसे पूछोगे उसी दिन जवाब दूंगा, उसी दिन। हाँ यस, ये मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए जवाब दूं। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो चैट में जो है वो क्वेश्चन रेज करेंगे क्लास के एंड से पहले, यानी जब मैं क्लास एंड कर दूंगा तो 15 मिनट वेट करके जो भी मेरे पास चैट में क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर करूंगा। बिकॉज जब तक आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हो रहे होंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, और जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, सही है, डेफिनेटली वो मेरे साथ यहाँ बैठे होंगे तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा अब कुछ ना मेरी जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं। अच्छा वो रिक्वेस्ट क्या है वो समझना बच्चा लोग। रिक्वेस्ट ये है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ने में मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे इंटरेक्शन रखोगे ना तो जिस लेवल का मैं ऑडिट आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको दो मतलब कहने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको सेकंड क्लास में मालूम चली जाएगा कि ऑडिट किस लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे सामने बैठोगे ना, मेरे सामने आप लोग हो गए, तो आप लोग मुझसे 1 to 1 डिस्कस भी कर सकते हो। और इंशाल्लाह अगर आपने मुझसे ऑडिट पढ़ लिया तो पेपर तो पास होगा होगा, ये तो सेकेंडरी चीज है पेपर पास होना। प्राइमरी चीज क्या है? आप जब फर्म में जा रहे होगे ना, वालेकुम अस्सलाम, आप लोग जब फर्म में जा रहे होगे तो भाई आप लोगों को जो है ना फर्म का ऑडिट पहले से आता होगा। मैंने ना अभी तक सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है और सिलेबस को जो है ना वो मैप कर दिया है स्टडी टेक्स्ट से। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15-20 मिनट हुए हैं। तो तुम एक काम ये करना, अभी जहां से स्टार्ट कर रहा हूं वहां से कंटिन्यू करो, और उसके बाद ना रिकॉर्डिंग मेरी देख लेना। ये बहुत जरूरी है चीज, वजह इसकी ये है कि तुम लोगों को पता नहीं चलता कि आई कैप कहां से पूछता है। आई कैप स्पेसिफिक पूछता है कहां से? स्टडी टेक्स्ट से। और आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ऐसा ही है ना? तो सिलेबस को स्टडी टेक्स्ट से मैप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोगों को ये चीज मैंने समझा दी। अच्छा सेकंड चीज, और जो आपका आई कैप का एग्जामिनर है, जो ऑडिट का पेपर जो सेट करता है, वो किसी फर्म के क्या होते हैं भाई? पार्टनर। ऑडिट फर्म के, किसी फर्म के डायरेक्टर, या किसी इंडस्ट्री के सीएफओ। अगर आप उनके दिमाग को जाके देखो ना, आप उनके जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं मेरे साथ जो है ना ऑलमोस्ट 15 सीएस काम करते हैं। कितने सीएस काम करते हैं? 15 सीएस काम करते हैं। ठीक है, अगेन 8 डिकेड का सबका एक्सपीरियंस है। तो अब हम लोग की जो एकेडमिक नॉलेज होती है ना, हम वहां से निकल के कहाँ चले जाते हैं? प्रोफेशनल में चले जाते हैं। क्योंकि आपका पेपर कौन बना रहा है? यस। तो वो लोग क्या है? वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। तो वो आपसे ये हरगिज सवाल नहीं करेंगे कि ये बता दो ऑडिट की स्टेजेस क्या है। वो आपको देंगे लाइफ सिनेरियो। वो सिनेरियो क्या हो रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। एक कंपनी है, एक कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है। जिस प्रॉब्लम फेस करने की वजह से हमने उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी। सर ये ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई क्या होती है? घबराने की बात नहीं है। अभी ना पढ़ाने शुरू किया, मैं केस बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है ना, तो आईकैप का एग्जामिनर ये नहीं आपसे पूछेगा कि इन विच सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर क्वालिफाई एन ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया तो 100 में तो 100 बच्चे क्या होंगे? पास हो जाएंगे। सवाल क्या पूछेगा वो?
सवाल तो यही पूछेगा कि ऑडिटर क्वालिफाई किन केस में कर सकता है, लेकिन 2 लाइनों में नहीं पूछेगा, वो 6 लाइनों में केस बनाएगा। जब वो केस बनाएगा तो उस केस से आपको क्वालिफिकेशन के इंडिकेटर्स मौजूद होंगे, तो वो आपको इंडिकेटर्स को क्या करना है, पिक करना है, और पिक करने के बाद फिर आपको उसका जवाब देना है। तो ये फायदा आपको मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं एक एकेडमिक टीचर भी हूं प्लस प्रोफेशनल भी हूं, ठीक है, उसके अलावा एक रेगुलेटर भी हूं। तो ये जो ब्रिज है ना आई कैप के एग्जामिनर का स्टूडेंट के साथ, इसको गैप करने में जितना फायदा आप लोगों को मुझसे होगा ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे लेक्चर्स तो यूट्यूब पे पड़े हुए भी हैं, जिसको जाके देखना है वो जाके देख सकता है अभी से। चैप्टर नंबर 14 15 के मैंने लेक्चर्स डाले हुए, वर्कशॉप के लेक्चर्स डाले हुए। तो मैं समअप कर दूं, समअप मैं कर देता हूं। कोर्स कब कंप्लीट कराऊंगा, मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ, 75 मार्क्स की, ठीक है। बाकी 25 मार्क्स कौन करवाएगा मैं आपको बताता हूँ। 75 मार्क्स मेरा कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, 15th ऑफ, लेकिन जान नहीं छोड़ूंगा। जान कब तक नहीं छोड़ूंगा, 31st ऑफ जुलाई। यस, जान नहीं छोड़ूंगा। 31st ऑफ, 15 जून से लेके 31 जुलाई तक क्या करूंगा भाई, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस यहाँ पे होगी भाई, यहाँ घर से नहीं करवाऊंगा, यहीं पे लाके क्वेश्चन करवाऊंगा, यहीं पे लाके सवाल करवाऊंगा। प्रैक्टिस किस तरह से होगी, लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स पूरे पूरे, पिक एंड चूज नहीं कि तुम घर से करके ले आना, घर से नहीं, घर से नहीं होगा, यहीं पे होंगे खुल खुल के सारे सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम। उसके अलावा मेरी कुछ केस स्टडीज, जो कि मैंने जो है, अगर आई कैप 20% डिफिकल्टी पे पूछता है तो मैं वो 90% डिफिकल्टी पे बनाऊंगा। वजह क्या है, जब आप लोगों की डिफिकल्टी लेवल राइज होगा तो कम डिफिकल्टी काम कर सकते हो ना। अभी माशाल्लाह तुम लोग ने क्या कर लिया है, सीए के कुछ पेपर तो कर लिए, सही है, जाके दोबारा मैट्रिक के पेपर दे सकते हो। हाँ, क्यों दे सकते हो, देना चाहे तो दे सकते हो ना, डिफिकल्टी लेवल तुम्हारा क्या है, ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है वो ट्रक चलाना आता है, सही है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, चला सकते हैं, वजह, यस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो। अच्छा सर, मेरी सपोर्ट क्या होगी, बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि हर लेक्चर के एंड में जितने क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आंसर करूंगा। ऑनलाइन बच्चों, आप लोग चैट पे क्वेश्चंस करते रहना, क्लास खत्म करने से पहले आपके चैट आंसर करूंगा। तुम लोगों तो मेरे सामने ही बैठे हुए हो। ऑनलाइन से स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर क्लास में आ सकते हैं तो वो फिजिकल आ जाएं, जिनसे इनका पेपर तो पास हो ही जाएगा, उसके अलावा आगे आने वाली जिंदगी, चूंकि आपकी ऑडिट फॉर्म स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह, तो उसमें भी आपको आसानी होगी, और फिर सीफेप और आगे अगर आपने कुछ और पढ़ना चाहो तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी। यहां तक बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन अभी तक, या आगे चलें? बताता हूं, मैं सब बताता हूँ। चलो, ऑनलाइन अपने जवाब दो। बेटा मैं होमवर्क में क्वेश्चन कैसे दूंगा, मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को अगर मैंने ईमेल करा ना तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं वो टॉपिक पढ़ा लूंगा, रात में जाके मैं उस टॉपिक के साथ स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन और उसके पास पेपर का क्वेश्चन दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, एग्जामिनर कमेंट दूंगा और मार्क स्कीम दूंगा। जब मैंने आपको टॉपिक करा दिया, उसका एक सवाल तो मैं खुद क्लास में करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग को सारे सवाल खुद करने हैं। आपके पास उसके अगेंस्ट क्या मौजूद है, सोल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट। उस वक्त मैं आपसे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, सारे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा। कब तक नहीं करवाऊंगा, 15 जून तक। लेकिन चीजें आपको देना मैं डे 1 से स्टार्ट कर दूंगा। 15 जून के बाद वो सारे सवाल मैं खुद करवा चुका हूँ, यहाँ पे करवाऊंगा पास पेपर के, प्लस आप लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में वो कर रहे होंगे, तो आप लोगों का इस तरह डबल रिवीजन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ऑनलाइन मेरी बात समझ में आई? बस चैट पे रिप्लाई कर दो यस और नो। कोई और क्वेश्चन तुम्हारा, निदा बच्चा नाम तुम्हारा, अली, कोई और क्वेश्चन, अली कोई क्वेश्चन है? बच्चा सर आपके पास क्या कितने टॉपिक्स हैं, मुझे क्या क्वेश्चन है, चैट में कर दो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई मसला नहीं।
अच्छा सर, मैं BCD, मतलब मेरी एलोकेशन क्या है आप लोगों के साथ? कितने मार्क्स? 75 मार्क्स। ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया? सिलेबस। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जरा एक दो क्लास हो जाए, सारे बच्चे यहाँ पे सेटल हो जाएं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और फिर जिस जिस तरह मैं पढ़ा रहूंगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वो चीज डालता रहूंगा। कोई एक बच्चे को मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना लूंगा। सही है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव वो बच्चा होगा जो मेरे साथ क्या रहेगा, इन टच रहेगा, ताकि वो चीजें देता रहे एक दूसरे को। आओ बेटा, अब ये तुम्हारी कोर्स एलोकेशन है। ऑलरेडी बता बता चुका हूं कि मेरे पास कौन कौन से चैप्टर हैं। सारे चैप्टर मेरे पास हैं अदर देन ग्रिड ए। अच्छा, तो पहले ग्रेड ए की बात कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल में बात करता हूं। बेटा ग्रेड ए जो है, ग्रेड ए के अंदर माशाल्लाह आपके पास सर हुनैन है, एक बहुत ही क्वालिफाइड टीचर है, शायद आप लोग जानते भी होंगे उन्हें। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह मेरी भी उस्ताद है। ठीक है, एक बहुत ही जो है वो अच्छे टीचर है, और वो आपको दो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 16। ठीक है, सर हुनैन। उसके अलावा एक और टीचर है सर शफीक, माशाल्लाह ये हमारे ACC के टीचर हैं, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, और ये भी आपको सिर्फ दो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13। यहां तक बात समझ में आ गई? सर अब इसमें से जो चैप्टर 13 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 में से मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कितने मार्क्स आएंगे, 10 to 15 मार्क्स। तो प्यारे बच्चा लोग, सर शफीक जब आपको प्रोफेशनल इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाएं, तो आप में से कोई बच्चा भी छुट्टी नहीं करेगा। कितने नंबर है? यस, वो ग्रेड कितने की थी, 15 से 25। उस 15 से 25 मार्क्स की ग्रेड में 15 नंबर कहां से आ रहे हैं? बाकी फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 इंतहाई प्रैक्टिकल है, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें आपको थ्रेड्स के बारे में पता चलेगा, सेफ गार्ड्स के बारे में पता चलेगा। तो ये आपको सर हुनैन और सर शफीक मिलके पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। दो चैप्टर्स सर शफीक के पास हैं, और दो चैप्टर सर हुनैन के पास हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग के कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे? 25। यहां तक बात क्लियर है? तो इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अप्रैल के मिड से जो है ये लोग भी आ जाएंगे, और होपफुली ये लोग भी अपना सिलेबस आपको समवेयर बिटवीन जून जून के एंड तक करवा रहे होंगे। चलो, अब आ जाते हैं मेरे कोर्स के ऊपर। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट के जो चैप्टर नंबर, टोटल स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 16। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। बेटा हम लोग स्टडी टेक्स्ट को मैप करके चलेंगे, मैं बता दूं, मैं कोई एक चीज भी मिस नहीं करवाऊंगा। वजह उसकी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखो, लेकिन टीचर एज गुड एज स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मुझसे आउटपुट आए, तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेरा आउटपुट क्या है, मैं आपको भी स्क्रीन दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ये मैंने आपके सारे कैफेड के चीजें बना दी हैं, ये रेडी की हुई हैं। इतनी चीजें मैंने रेडी की हुई हैं कि आपको भी नहीं पता है। मतलब अगर आप ये देख रहे हैं चैप्टर वाइज, अब ये चीजें मैं रेडी कर चुका हूँ। चलो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। रिलायंस ऑन अदर्स के मेरे नोट्स हैं। मेरी बात समझ, अच्छा दिखाने का पर्पस क्या है? सर ये आप नोट्स क्यों बना रहे हैं? ये नोट्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप स्टडी टेक्स्ट याद ही नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको समझ में नहीं आएगा। तो टीचर एज गुड एज स्टूडेंट का क्या मतलब है कि बेटा मैंने आज की क्लास में आने से पहले ना 100% कोर्स रेडी किया हुआ है। कितना परसेंट कोर्स रेडी किया हुआ है? अब ये 100% की जो डिलीवरी है ना, वो आपको 150% बनानी है। वो कैसे बनाओगे? अगर आप क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मेरा पहला कमेंट क्या है? मेरा पहला कमेंट ये है कि मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होगा। मार्क माय वर्ड, रिकॉर्ड हो रहा है इधर भी इधर भी। कल कोई क्लिप निकलेगी और कोई एक बच्चा भी फेल हुआ तो मार्केट में घूमेगी, सर आपने क्या किया था, क्या कमेंट किया था? कि मेरा कोई एक बच्चा भी फेल वाकई नहीं होगा ना। फेल कैसे होगा? मेरा बच्चा फेल कैसे होगा? लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के पेपर करवा रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट के सारे टॉपिक करवा रहा हूँ, वीक में 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ। संडे को आपको फेवर देना पड़ेगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ भाई, मेरी सुबह से लेकर शाम तक की नौकरी होती है। मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे,
और घर में तो जाता हूँ 10 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग का साथ दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए ऑडिट इतना इजी कर दिया है ना, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास से मालूम चल जाएगा कि क्या आप लोगों को फायदा क्या हो रहा है मुझसे पढ़ने का। ज्यादा देर की तो बात ही नहीं करनी ना, कितनी क्लास, सिर्फ एक और क्लास। बाकी आप लोग को ओवरव्यू मिल ही गया है कि कौन है जो पहली क्लास में पूरा सिलेबस डिस्कस करता है, इसके बाद इसको मैप करता है। बहुत ही कम है, क्योंकि सब मेहनत लगती है ना, प्रैक्टिस लगती है इसमें। एनी हाउ, मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स है? देखो सर, मेरे पास सारे टॉपिक है अदर देन 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर समझ में आ गए कौन से नहीं है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13, चैप्टर 16। उसके अलावा सब किसके पास है? स्टडी टेक्स्ट में 16 चैप्टर्स हैं, 12 मेरे पास हैं, बाकी 4 मेरे को टीचर्स के पास हैं। और वो को टीचर्स माशाल्लाह दोनों बहुत ही क्वालिफाइड जबरदस्त हैं। एक सर हुनैन तो मेरे भी टीचर हैं। सही है। उन 4 में से आपको चारों टॉपिक अच्छे से पढ़ने, लेकिन एक टॉपिक जिस पे बड़ी तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना है, वो क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। 10 से 15 नंबर आएंगे। सर मेरे पास क्या है? सर मेरे पास चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। सर अब इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड है? मतलब स्टडी टेक्स्ट में आपको हेडिंग मिलेगी क्या? प्लानिंग एंड। लेकिन इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो इसमें आप पढ़ेंगे प्लानिंग एंड ऑडिट। इसका नंबर है आइजा 300। सर ये आइजा क्या होता है? आइजा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। IFRS पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है ना? क्या है IFRS? स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपने IAS 16 पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। तो आपने जब वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पढ़ा होगा, तो आपको थ्योरी मिली होगी, ऐसा ही है। फिर उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपने बोला होगा, अच्छा डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ये होता है। लेकिन स्टैंडर्ड किस में था? थ्योरी में था। तो इसी तरह आइजा भी क्या है भाई? थ्योरी। और फिर उस थ्योरी का क्या चीज है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। जब भी तो मैं बैठा हूं कि थ्योरी को किस तरह से आपको कन्वर्ट करूंगा, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। आइजा 300। उसके अलावा इस चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। आइजा 315। आइजा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट मटेरियलिटी जान है भाई, ये टॉपिक ऑडिट मटेरियलिटी ये आपका जो है जान छोड़ेगा ही नहीं। अगर कोई मुझसे एक चीज पूछे कि ऑडिट की बेस क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मटीरियलिटी। सर क्या होती है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आइजा नंबर क्या है? 320। सर उसके बाद है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। आइजा 330। सर ये क्या चीज है? रिस्क। सर रिस्क क्या होता है समझेंगे। तुम लोग भी तो रिस्क लेके बैठे हो। क्या रिस्क लेके बैठे हो? पता नहीं सर कैसे होंगे। पहला रिस्क सबके दिमाग में होगा, पता नहीं मेरा कोर्स पास होगा, पता नहीं मैं CA कहलाऊंगा। रिस्क है ना ये सारा। बेचारे तुम बाइक पे आते होगे, गाड़ी पे आते होगे, इसको रिस्क है। पता नहीं क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे, रिस्क। तो इसी तरह ऑडिट के भी रिस्क होता है। अब वो रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फ्रॉड, आइजा 240। चोरी होना तो कॉमन है ना, चोरी। तो क्या कंपनी में चोरी नहीं होती? हो भी सकती है। तो फ्रॉड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो चैप्टर 3 में आपको ये 6 चीजें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 4 है एविडेंस एंड सैंपलिंग। अच्छा आगे आप देख रहे हो, मैं सिलेबस ग्रिड भी रेफर कर रहा हूं कि ये चैप्टर पढ़ोगे तो किस सिलेबस ग्रिड से जो है ना आप तक पहुंचोगे। फिर चैप्टर नंबर 4 एविडेंस सैंपलिंग, कौन सी ग्रिड है? C एंड B। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? ऑडिट एविडेंस। CID देखा है किसी ने? CID देखा है? देखा है? तुमने देखा CID? बचपन में देखा है? वो डॉक्टर का नाम मैं भूल गया। वो एक तो ACB प्रदुमन था, और दूसरा डॉक्टर था ना वो जो लैब में टेस्ट करता था। किसी को याद है डॉक्टर का नाम CID वाले? तो जरा मुझे बताए। एनी मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो वो वो कहता था ACB कुछ तो गड़बड़ है, याद है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब तुम देखोगा, खूनी जब तक खूनी नहीं खिलाया जाता, जब तक क्या ना मिल जाए, सबूत ना मिल, एविडेंस ना मिल जाए।
तो भाई ऑडिट जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक क्या ना मिल जाए, एविडेंस ना मिल जाए। आइजा 500। उसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसके अलावा ऑडिट सैंपलिंग। अब सोचो तुम, हाँ, मिसाल दो, सौदा लेने जाते हो अली, दूध डब्बे रोटी लेते हो, ऑलपर्स का दूध लिया है, कितनी सेल होती होगी ऑलपर्स की? अच्छी खासी होती होगी भाई। हाँ, सभी पीते हैं, जबरदस्त। पर कराची की आबादी 3 करोड़ तो होगी ना। अब मेरे ख्याल से रोज इतने तो डब्बे बिकते होंगे। चलो ना भी बिके, लेकिन बिकते होंगे, एक एक पाव वाले डब्बे बिकते होंगे। चलो 1 करोड़ डब्बा बिकता होगा ना। सोचो पूरे साल में कितने बिकते होंगे। फिर सोचो कि पूरे पाकिस्तान में कितने बिकते होंगे। अब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो उन सारे डिब्बों को ऑडिट करेंगे नहीं भाई। आप सैंपल करेंगे। क्या करेंगे? सैंपल करेंगे। और वो कैसे करेंगे? इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 आइजा 540 में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स भाई बहुत जरूरी है। निदा और अली, आप लोग जब घर से जाते होगे, घर में कोई भी नहीं है, शादी में जा रहे हो आप, सारे शादी में जा रहे हो, तो घर खुला छोड़ के जाते हो, क्या करते हो? वो क्या चीज है? कंट्रोल है ना। ये अली भाई बाइक पे आए हुए हैं इंशाल्लाह, या हेलमेट लेकर आए हुए हैं, तो इन्होंने बाइक पे हेलमेट छोड़ दिया नहीं, इनके पास वायर लॉक होगा, इन्होंने वायर लॉक से हेलमेट, क्या है ये? यस। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है? तो वो हम पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल। ग्रेड नंबर सी, ठीक है। अच्छा, उसके आगे मैंने उनके आवर्स भी मैप किए हुए हैं, देख लेना। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगेन सर ये क्या होता है? जब कंट्रोल पढ़ लोगे तो उसके बाद उन पे टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। किस सिस्टम पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए जाएंगे? सेल्स सिस्टम, परचेज एंड एक्सपेंस सिस्टम, पेरोल सिस्टम, द बैंक एंड कैश सिस्टम, द इन्वेंट्री सिस्टम एंड नॉन करंट एसेट्स, अदर इश्यूज विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। बेटा इनके नामों पे नहीं जाना, बहुत मुश्किल नाम है, क्या है? लेकिन इसकी जो चीज है ना, इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। यहां तक बात समझ में आ गई? इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप ये पढ़ेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। रेशियो एनालिसिस किया था किसी ने? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ा? अभी आपने नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, आपने पढ़ा रेशियो एनालिसिस, जबरदस्त। किसी और ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है? जवाब दे सकता है मुझे? जबरदस्त। क्या पढ़ा उसमें आपने? हाँ जी, इंटरप्रिटेशन होती है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आपने नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। परेशान क्यों हो रही हो? जब तुमने पढ़ा ही तो परेशान क्यों हो रही हो? उस बच्चे ने पढ़ा है ना, तो उससे पूछने दो। जीपी मार्जिन भी पढ़ा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पढ़ा होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पढ़ा होगा। वो आपने अकाउंटिंग सीख ली वहां पे। अब ऑडिटिंग के अंदर आप कंपनीज को सर्च करोगे और रेशियोज कैलकुलेट करके रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। सर ये कैसे करोगे? हम क्लास में एक एक चीज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं लाइव जिन जिन क्लाइंट्स के मैंने ऑडिट किए हैं ना, उन क्लाइंट्स का डेटा लेकर आऊंगा। लेकिन डेटा बहुत बड़ा होता है, 5-6 लाइनों में, और फिर आप लोगों से करवाऊंगा। एनी हाउ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ग्रेड नंबर सी, ठीक है। और IAS 24 भी आप लोग ने पढ़ा होगा। और जिन्होंने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नहीं पढ़ा वो घबराए नहीं, क्योंकि मैं खुद उसको पढ़ाऊंगा। तो IAS 24 आपको क्या बताता है? अकाउंटिंग। और आइजा 550, आइजा इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आपको उसका ऑडिट प्रोसीजर बताता है रिलेटेड पार्टीज के। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? ये रिलेटेड पार्टी जब कंपनी आपस में अपनी सिस्टर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करें तो उसे कहा जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर चैप्टर नंबर 12 है रिलायंस ऑन अदर्स। इसमें मजीद 2 टॉपिक्स हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट। फिर चैप्टर नंबर 14 है ऑडिट फाइनलाइजेशन। ये मैंने आपको क्या बताया? चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 इज एन हार्ड ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 इज एन हार्ड ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 जिसका पक्का है ना, उसे ऑडिट आता है, उसे ऑडिट आता है। सर 14 में क्या पढ़ेंगे? सर हम 14 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं,
क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं, मटीरियलिटी क्या है, परवेसिवनेस क्या है। फिर चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम फाइनल इवेल्युएशन पढ़ ले होंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशंस, गोइंग कंसर्न। सर ये मैंने आपको क्यों दिया है बेटा, ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको सिलेबस से स्टडी टेक्स्ट मैप कर दूं और फिर स्टडी टेक्स्ट को सिलेबस से मैप कर दूं। यहां तक बात क्लियर है? फायदा हो रहा है चीजें देख के, होना भी चाहिए। कोई सवाल अभी तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो अभी हम एक दो क्लास का वेट करेंगे, एक दो क्लास जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एक हमारा रिदम बन जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, क्लास का एक सीआर रखूंगा, और जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स, बेटा मेरे नोट्स जब आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको स्टडी टेक्स्ट में कोई चीज मुश्किल लगेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे सारे नोट्स किससे लिंक्ड हैं? यस, और आइजा से, दोनों से। चले, अब छोटा सा मैं आपको एक और एनालिसिस दिखाता हूँ। अच्छा सर आप पढ़ाएंगे क्या, मतलब मैं पढ़ाऊंगा क्या, ये भी तो सवाल है। मैं क्या पढ़ाऊंगा? सर सबसे पहले ना, सबसे पहले मैं आपको पहली और दूसरी क्लास में सिर्फ ऑडिट का ओवरव्यू बताऊंगा। किस क्या बताऊंगा? ओवरव्यू, ताकि आपको ऑडिट का क्या क्या मिल सके, ऑडिट का ओवरव्यू। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम डीप डाइव करेंगे किसमें, अपने सिलेबस एरिया में। यहां तक बात क्लियर है? अब एक छोटा सा एक एनालिसिस मैं आपसे और शेयर करता हूं, ये वक्तन फवक्तन करता रहूंगा। सर ये क्यों कर रहा हूं मैं शेयर? इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि डे वन से आपको चौकन्ना कर दूं, डे वन से आपको चौकन्ना कर दूं कि ऑडिट में घबराने की जरूरत नहीं है। ऑडिट में सिर्फ वो बच्चा घबराएगा, वो बच्चा घबराएगा, कौन बच्चा? जो है ना मुझे फॉलो ना करे। अगर आप में से किसी एक ने भी मुझे फॉलो नहीं किया, आप घबरा जाओगे। सारी क्लासें लो मेरी, रिकॉर्डिंग पे मत जाना। जितना मजा फिजिकल इंटरेक्शन में है ना, मतलब भले ऑनलाइन बैठो, भले सामने बैठो, लेकिन एक होता है ना ऑनलाइन बैठे हुए हो, ना सामने बैठे हुए हो, रिकॉर्ड ले रहे हो, तो फिर रिकॉर्ड में मजा नहीं आता। यहां तक बात समझ में आई? सर ये क्या एनालिसिस है, देखो अगेन मैं आपको स्टार्ट करूंगा ग्रेड बी से, लेकिन वो भी आफ्टर थर्ड क्लास। फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या करूंगा भाई, जल्दी बताओ, रिपीट करो। हम्म भाई ऑडिट है क्या, पता तो चले, ऑडिट भला किस कौन सी भला का नाम ऑडिट है, पता तो चले ना। ठीक है चलो आ जाओ। ग्रेड बी की वेटेज कितनी है, अभी आप देखकर आ चुके हैं, 15 to 20 मार्क्स आए। ग्रेड बी में कौन कौन से टॉपिक हैं भाई? ग्रेड बी में है प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, मटीरियलिटी, फ्रॉड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ग्रेड बी में कितने टॉपिक हैं, रिपीट कर लेता हूं, प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, मटीरियलिटी, फ्रॉड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जब आप ये 7 डॉक्यूमेंट, कितने, जब आप ये 7 डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे तो आपकी सिलेबस ग्रेड बी खत्म। ठीक है, ऊपर क्या देख रहे हो आप, मैं चैप्टर भी बता रहा हूं। ये 6 टॉपिक किस चैप्टर से हैं? सिर्फ 3 से हैं, ये देखो ना, ये ऊपर देखो, इससे चैप्टर, और ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 4। तो जब आप ये 7 टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे तो आपका ग्रेड बी कंप्लीट। मेरे नोट कैसे होंगे भाई, मैंने प्लानिंग एंड ऑडिट एक क्लास में आके पढ़ाऊंगा, इसके सवाल कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा, खत्म। फिर ऑडिट टेस्ट 2 से 3 क्लासों में सवाल कराऊंगा, एसीसी का सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक खत्म। तो भाई मेरे जो नोट्स हैं वो इस हिसाब से चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मेरे नोट्स पढ़ोगे, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद जब 7 ये नोट्स पढ़ चुके होगे तो आपका ग्रेड भी क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 3 स्टडी टेक्स्ट का वो भी खत्म हो चुका होगा, और चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक कौन सा, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन, वो भी खत्म हो चुका होगा। आई कैप की वेटेज कितनी है, पढ़ो भाई, कितनी है, 15 से 20 मार्क्स। आप आओ, कौन सी अटेम्प्ट है ये, ऑटम 2000, क्योंकि मैंने आपसे क्या वादा किया है, वादा किया है ना मैंने आपसे, कितने पेपर करवाऊंगा, 8 अटेम्प्ट। तो वादा ऐसा थोड़ी ना किया है, चीजें रेडी की हुई है तो वादा किया है ना, अगर चीजें रेडी नहीं करता तो वादा कैसे करता। ऑटम नंबर, ऑटम 2022 के अंदर
इस ग्रेड बी में से कितने सवाल आए भाई? 2 सवाल आए। क्वेश्चन नंबर 2 ए का पार्ट नंबर 1 एंड 2 कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए ऑडिट रिस्क का सवाल कितने मार्क्स का? टोटल कितने हो गए? 20। वेटेज क्या थी? वेटेज के अंदर है कितने टॉपिक आए? 2 टॉपिक आए। देखते लीजिएगा, रिस्क मैंने क्या बोला है, रिस्क हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट है, क्या है ना। चलें अब आ जाए स्प्रिंग 2023 में। क्वेश्चन नंबर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक से आया भाई? यही कहा था मैंने, 10 to 15 मार्क्स। सर ऐसी आग बंद करके नहीं बोल दिया, कुछ करके बोला है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी 3 मार्क्स, फिर कहां से आ गए? 10 to 15 कहा था मैंने आपसे, 15। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी कहां से आया? कितने मार्क्स? ग्रेड कितने मार्क्स की थी? 20। ऑटम 23 में क्वेश्चन नंबर 2 आया, कहां से? मटीरियलिटी से, कितने मार्क्स? मेरे अभी अल्फाज को याद करो, इस अटेम्प्ट में पेपर आएगा इंशाल्लाह। ऑटम 26 में कहां से आएगा? नहीं आए तो गिरबान पकड़ लेना भाई मेरा, कि सर आपने कहा था। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे पता आपको इंपॉर्टेंट है? बेटा मैंने पिछले 8 सालों की 8 अटेम्प्ट की, माजरत पिछले 8 अटेम्प्ट से क्या की है? रिसर्च की है। ऑडिट मटेरियलिटी इस अटेम्प्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 आया, कितने मार्क्स का ऑडिट? अब आप देखो, बाकी सारे टॉपिक चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऑडिट रिस्क क्या है? कंसिस्टेंट। स्प्रिंग 24 में आए, 8 नंबर आए कहां से? फ्रॉड से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 24 में आए, कहां से आया? अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी कहां से आया? ऑडिट। तो इस अटेम्प्ट में क्या नहीं आया? नहीं आया इस अटेम्प्ट में। आ जाए अगली अटेम्प्ट में आए, ऑटम 24 में। ऑटम 24 के अंदर सवाल किसका बना? 9 मार्क्स मटीरियलिटी का, 6 मार्क्स ऑडिट रिस्क का, फ्रॉड 5 मार्क्स। इसके अगेंस्ट मैंने आपको हलवा करके भी दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी। मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। जब भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर है और कौन सा पार्ट है। एनी हाउ कितने नंबर? टोटल कितने नंबर? ग्रिड फॉलो हो रही है? और फिर इस तरह हम आगे चलते रहें। यहां तक बात सबको क्लियर है? सर इस एनालिसिस से क्या है भाई, हम जब ये 7 टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, तो ये 7 टॉपिक जैसे ही हम पढ़ चुके होंगे, तो आपका क्या कंप्लीट हो चुका होगा मेरा भाई? ग्रेड बी। ग्रेड बी कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। कितना सुकून आ जाएगा आप लोगों को कि यार अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, विद इन अ मंथ क्या खत्म हो गया हमारे 20 मार्क्स। अच्छा अब मेरा सवाल आप लोग का सवाल है कि सर आप देंगे किस तरह ना, बताता हूँ किस तरह दूंगा। चीज है, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं सिर्फ पेपर पैटर्न वगैरह बता रहा हूँ। एनी आओ चलो आ गया। तो ग्रेड सी में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ग्रेड सी का एनालिसिस बना हुआ है, लेकिन जब ग्रेड सी पे पहुंचूंगा तो फिर डिस्कस करूंगा। सर मैं दूंगा किस तरह, अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो बेटा अब इसके अंदर प्लानिंग एंड ऑडिट का मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा। आपको मैं एक फ्लो से बता रहा हूँ कि मेरा पेपर पढ़ने का एक फ्लो है ना, तो वो फ्लो आगे मैंने आपको पूरी ये चीजें एग्जाम्पल्स के साथ करवा दी, डिस्कशन की। उसके बाद मैं आपको ये पूरा फोल्डर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? ये पूरा फोल्डर। जैसे ही मैंने आपको पूरा फोल्डर दिया, आप इस फोल्डर पे ओपन करेंगे तो इसके पास पेपर भी आ रहे हैं और इसके स्टडी टेक्स्ट के। यहां तक बात समझ में आई? तो आप लोगों के लिए कितनी जिंदगी आसान हो गई कि लेक्चर भी मिल गया और स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन भी मिल गया। ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें 5 टॉपिक जब आप पढ़ लोगे, तो साथ साथ आपका ग्रेड बी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। यहां तक बात क्लियर है? और फिर जब मैं चीजें पढ़ा लूंगा, तो आपसे मैंने क्या वादा लिया, आप क्या पढ़ेंगे जाके? यस, यस, बुक और बुक के क्वेश्चंस। यहां तक बात सबको क्लियर है? ऑडिट इसके अंदर मुश्किल टॉपिक है, तो इसमें मैं एसीसी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, C5 के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा।
तो अभी तक आपको तो ये व्यू आ चुका होगा कि आप किस लेवल पे जाके पढ़ोगे, आप लोग किस लेवल पे जाके, क्योंकि देखो आप माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हो, जिसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स का। ठीक है, मोर देन 10 ईयर्स। जबकि 2012 में मैंने प्रोफेशन में स्टार्ट किया था, 2014 के अंदर मेरी फर्म में इंडक्शन हो गई थी फर्गूसन के अंदर। तो तकरीबन 12 से साल और 14 साल का होता, चलो तब भी मोर देना डिकेट। मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा फेल हो जाए। एक होती है पॉसिबिलिटी, जीरो। वो बच्चा फेल होगा जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करे। अब मैं यहाँ पे आके स्टडी लेक्चर दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ आके आप लोग से डिस्कशन कर रहा हूँ, और आप में से बच्चे वो सुन ही नहीं रहे मुझे। अब चलो फिजिकली ऑनलाइन बैठे हुए अगर सुन ही नहीं रहे तो क्या फायदा। लेकिन अभी तक आप लोग को ये अंदाजा हो चुका है कि आप लोगों का कोर्स किस लेवल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑनलाइन बच्चा क्लियर है आप लोग को अभी तक? अच्छा, पेपर के बारे में डिस्कस करें, पेपर किस हिसाब से आता है, फिर खत्म करते हैं क्लास को। तो मेरा क्या एजेंडा था, मैंने आप लोगों को ऑडिट के घंटे बता दिए, मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया, मैंने आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट बता दी, और फिर मैंने आपको ग्रेड बी की मैपिंग बता दी। इंशाल्लाह जब ग्रेड सी, क्योंकि मेरे पास ग्रेड बी है, ग्रेड सी है और ग्रेड डी है, जब ग्रेड सी जाएंगे तो ग्रेड सी की भी मैपिंग बताऊंगा, ग्रेड डी की भी। अब आपको आज से पता है कि ग्रेड बी में कितने टॉपिक पढ़ने हैं मुझे खाली, बोलो रिपीट करो, 7। बस 7 टॉपिक से कितने मार्क्स बन जाएंगे? इसी तरह ग्रेड डी में भी सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ने हैं, उन 7 टॉपिक से कितना बन जाएंगे? 30 मार्क्स। ग्रेड सी में थोड़े ज्यादा है, कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। तो भाई आप लोग जब मुझे फॉलो करते रहोगे तो आपके पास एक पूरा क्या होगा। देखो मैं, मेरा जो खुद का बैकग्राउंड है ना, मेरा ओए लेवल्स का है। मैं, मतलब मेरी जो अर्लियर स्टडीज है ना, वो, मुझे मसला क्या होता था, मेरे बॉस थे और जिनसे मैंने ऑडिट सीखा, नाम नहीं लूंगा, पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो मुझे छोटा था ना समझाते थे कि फेलियर टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। समझ में आया मतलब क्या है? फेलियर टू प्लान इज अ प्लान टू, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं आप लोग को ऑडिट आके पढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर तो मैं बगैर प्लानिंग के आ गया ना, तो इसका क्या मतलब है कि मैं प्लान कर चुका हूं कि ये कोर्स क्या होगा। यस। तो और जिंदगी में आपकी, तो मैं उस वक्त से मुझे एक परेशानी होती थी यार कि पता नहीं कि ये कोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक, अच्छा इसके अलावा सीए के साथ साथ मैंने एसीसी भी किया हुआ है। तो मेरा जो ज्यादातर ताल्लुक रहा है वो इस फील्ड से रहा है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एसीसी है। ऑल्दो मैं सीए मेंबर भी हूँ, मतलब मेरा सीए पहले कंप्लीट हुआ था और एसीसी है बाद में होता है, उल्टा होता है, लोगों का पहले एसीसी होता है बाद में, लेकिन मेरा पहले क्या हुआ था, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट था, 1.5 ईयर में कैफ खत्म हो गया। फिर जो है आर्टिकल्स के अंदर जो है वो 5 साल के अंदर जिसे कहते हैं, मैंने वो सब कंप्लीट किया। चलो एनी हो, लेकिन जब तक आप प्लानिंग, हैपेसेट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हैपेसेट पढ़ने का, सिर्फ प्रैक्टिस करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा भाई? प्रैक्टिस कब होती है, समझना, प्रैक्टिस तब अच्छी होती है कि जब आपके पास हर चीज का क्या हो, ओवरव्यू हो। अब तुम सिर्फ एक सवाल की प्रैक्टिस करे जा रहे हो, एग्जाम में वो आया ही नहीं, फिर क्या करोगे? चलो, यहां तक बात क्लियर है सबको? पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं और फिर क्लास का इख्तिताम करते हैं। अच्छा देखो यार, सर ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ भाई, जरूरी है ना। कोर्स स्टार्ट कराने से पहले क्या जरूरी है भाई? सिलेबस बताना जरूरी है। कोर्स स्टार्ट कराने से पहले स्ट्रेटेजी बताना जरूरी है। कोर्स स्टार्ट करा, सर आज आपने क्या पढ़ा है? आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज सिर्फ मैंने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया है, पेपर के पैटर्न से इंट्रोड्यूस कराया है, अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया है, कैसे पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस करवाया है। अगली 2 क्लासों में क्या कराऊंगा सर? अगली 2 क्लासों में सिर्फ आपकी फाउंडेशन बनाऊंगा। प्लीज मेरी अगली 2 क्लास नहीं छोड़ना। जो दोस्त जिनको जानते हो जो इसमें कि यार 2-3 क्लास हो जाएंगी फिर हम आएंगे, उनको कह देना यार कि क्या आ जाए, नेक्स्ट क्लास में आ जाए। जिन जिनको जानते हो, मतलब जो इस आश्रय में कि हम एक हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे, और ये वाली क्लास देख रहे हैं, ताकि उनको मालूम चल सके कि आई कैप का सिलेबस क्या है, स्टडी टेक्स्ट क्या है, और कब पढ़ेंगे किस तरीके से। भाई टोटल मार्क्स कितने हैं इसमें? 100 मार्क्स, पता ही है आपको, इसमें क्या बताने की जरूरत है। ड्यूरेशन कितना है भाई? 3 आवर्स 15 मिनट। सर इसमें भी क्या बताने की जरूरत है, पता है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ। टोटल कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 8 से 10। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लेंदी पेपर है। अभी फीडबैक लेना अपने सीनियर से, पूछो को ऑडिट का पेपर कैसा है, पूछा किसी ने? पूछना। भाई पेपर बच्चों से अटेम्प्ट ही नहीं हुए,
और जो हमारे बच्चे थे माशाल्लाह माशाल्लाह जो निकल के, उन्होंने सर बड़ा जबरदस्त पेपर किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने की प्रैक्टिस थी। ऑल्दो मैंने सारा नहीं पढ़ाया था, मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मैंने सिर्फ ग्रेड डी पढ़ाई थी। कितने मार्क्स की ग्रेड पढ़ाई थी? 30 मार्क्स की। तो जो सवाल मैंने क्लास में करवाए थे ना, एज इट इज एग्जाम में आए। आप अपने सीनियर से फीडबैक या रिकॉर्डिंग आगे देख सकते हैं। चलो एनी हाउ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी राइटिंग ब्लैक पेन। सेक्शन ए आपके आएंगे शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, 2-3 लाइन के केस होंगे। कितने लाइन के? छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मार्क्स कितने? 35 to 45 मार्क्स। क्वेश्चंस 10 नंबर के एमसीक्यूज, बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस। 10 नंबर के एमसीक्यूज, बाकी के। नेचर क्या है? कॉन्सेप्चुअल प्लस थ्योरेटिकल। कभी कभी 8 से 10 मार्क्स की थ्योरी पूछता है। थ्योरी से मुराद ये रोट लर्निंग। कितने मार्क्स की? पिछली अटेम्प्ट में 9 मार्क्स की पूछी थी। कितने मार्क्स की पूछी थी? 9 मार्क्स की पूछी थी। यहां तक बात क्लियर है? तो अगर तो कोई थ्योरी आई तो वो किस सेक्शन से आएगी? सेक्शन नंबर ए। मैक्सिमम कितने मार्क्स की आ सकती है? मैक्सिमम 10। व्हाट सेक्शन ए इंक्लूड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट होंगे? ऑडिट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 1। ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 4। इंटरनल कंट्रोल्स, चैप्टर नंबर 5। मटीरियलिटी, चैप्टर नंबर 3। इंगेजमेंट लेटर, चैप्टर नंबर 2। एथिकल प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 13। ये टॉपिक से आपका मोस्टली क्या क्या टेस्ट होता है? सेक्शन नंबर ए। दिस सेक्शन मेनली टेस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटिंग। छोटे छोटे केस आएंगे 2-3 लाइन के, और फिर आपको उस पर क्या करना है? रिप्लाई करना है। रिप्लाई सम्राट आंसर देना है। सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बेटा उस पर पूरी एक क्लास लगाऊंगा, उसमें पूरी एक क्लास लगाऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे, अली भाई कपड़े सिलवाते होंगे आप, सही है। अली भाई बॉस्की का 15,000 का जोड़ा लेकर आ गए, अच्छा टेलर नहीं है, क्या फायदा? पहन सकोगे? कि लेकिन तुमने लिया कितने का है? जबरदस्त, लेकिन तुम्हें कोई फायदा देगा वो? अनस्टिच है ना। तो ये समझो, पढ़ भी लिया, हर चीज भी कर ली, लेकिन हैप्पीजेट चले, पता ही नहीं है कि किस तरह से करना है। तो भाई इसका फायदा है कि अब पेपर अटेम्प्टिंग भी तो एक आर्ट है। हमने कोर्स पढ़ लिए से क्या मतलब है? कि हमने बॉस की खरीद ली है भाई, लेकिन उसको सिलवाना है ना, तो वो क्या चीज है? पेपर अटेम्प्टिंग। तो पेपर अटेम्प्टिंग ना, मैं आप लोगों से एक लाइव पेपर करवाऊंगा, लाइव पेपर, जिसमें मैं बैठूंगा सामने आप लोगों के, इधर ऐसे ही बैठूंगा, बोलूंगा करो। चलो एनी आओ, सेक्शन बी। भाई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें लॉन्ग सिनेरियो आएंगे और केस स्टडी आ सकती है 8 से 10 लाइनों की भी। कितने लाइनों की? यस। इसका नेचर क्या है? एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। कितने मार्क्स का आ सकता है? 55 to 65 मार्क्स। What section B includes? Students are given business scenarios and asked to identify audit risk, recommend audit procedures. Audit risk, chapter number 3. Audit procedures, chapter number 7 to 10. Internal control weaknesses, again chapter number 5, 6. Going concern indicators इस अटेम्प्ट में आया भाई 16 नंबर। कितना है? और ये मैंने क्लास में सवाल करवाया था, एज इट इज सवाल करवाया था, और वो कॉपी पेस्ट हो गया। चलो एनी आओ, चैप्टर नंबर 15। डिस्कस इथिकल थ्रेट्स, यहां पे भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 13। इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन, चैप्टर नंबर 14। नेचर क्या है पेपर की? सेक्शन ए में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, सेक्शन बी में प्रैक्टिकल केस एनालिसिस। लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का हर किसी मतलब नहीं है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग कितने मार्क्स की? मैक्सिमम 10 मार्क्स। KEF 8 is therefore mainly a case study based paper, not rote memorization. Marks allocation, most descriptive questions follow this pattern. ये समझाऊंगा, अभी आप लोग के लिए जरूरी नहीं है ये चीज, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये बोलना क्या चाह रहा हूं मैं। की एडवाइस क्या है भाई आप लोगों के लिए? अंडरस्टैंड ऑडिट कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, रीड द केस केयरफुली, लिंक आंसर टू द फैक्ट्स इन द सिनेरियो। इंशाल्लाह 15 जून से, 15 जून से हम सिर्फ क्या करेंगे? यस, एंड यूज ऑडिट टर्मिनोलॉजी इन आंसर्स। क्लास को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को। सर आज की क्लास के अंदर ना मैंने क्या किया है?
बेटा आज की क्लास के अंदर मैंने पूरा ऑडिट आपके सामने ओवरव्यू खोल के रख दिया है। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट तक रेफर कर दिए। मैंने आपको ग्रेड बी का एनालिसिस दिखा दिया। इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो ग्रेड सी और ग्रेड डी का भी दिखाऊंगा। ग्रेड ए का एनालिसिस आपके रिस्पेक्टिव सर दिखा देंगे। अगर उन्होंने आपको नहीं दिखाया तो फिर मैं ग्रेड ए का भी आपसे शेयर कर लूंगा। तो अब आप लोगों के पास पहले दिन ही, मतलब पहली क्लास है ना, पहले दिन ही आपको पता है कि यार मुझे क्या पढ़ना है। दूसरा, कितना सुकून है आपको, आपका सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कमिट करूं, 15 जून को आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट का मतलब पास हो जाओगे? नहीं भाई, नहीं पास हो गए। कंप्लीशन के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस के बाद पास हो जाओगे? हाँ इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तुम में तो कोई बच्चा कोर्स करके गए कि नहीं अब मैं आगे प्रैक्टिस नहीं करूंगा, वो पास नहीं करेगा फॉर श्योर। अभी बता दूं, पास करने के लिए क्या जरूरी है? मैं कितने सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा भाई? बहुत सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा, कमिट नहीं करता। सर सर सारी कराएंगे? नहीं करा सकता सारी भाई, मैं टाइम ही नहीं है सारी कराने का। कैसे करेंगे सर? आपको डेटा दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा, सवाल कराऊंगा एक दो क्लास के अंदर, उसके बाद आपको मल्टीपल चीजें दूंगा। तो सिर्फ क्वेश्चन देंगे नहीं सर, क्वेश्चन के अलावा सोल्यूशन भी दूंगा, एग्जाम में कमेंट भी दूंगा, मार्किंग स्कीम भी दूंगा। करना क्या है सिर्फ, भाई जो बोलूं ना, जो बोलूं फॉलो करना। गलत बात नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा रात 4 बजे जागना शुरू करो, कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बोलूंगा वो क्या करना है, फॉलो करना है। सारी चीजें देना मेरी जिम्मेदारी, दवाई देना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर दवाई देता है, समझ रहे हो? दवाई कौन देता है? मैं खा ही नहीं रहा हूं, सही हो पाऊंगा? खाना जरूरी है ना। देखो बेटा, मिसालों से बात समझ में आती है, समझना। मुझे बुखार हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या रिकमेंड कर दी? तो वो दवाई खाऊंगा तो सही होऊंगा ना, दवाई खा ही नहीं रहा हूं। अब इस तरह मैं तुम लोग को चीजें दे रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, अब तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे पास होगे भाई? तो करना क्या है? अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को भाई मिस नहीं करना। और अगर फिजिकल आ सको तो बहुत बेहतर बात है, क्योंकि मैं देखो मोस्टली वीकेंड पे रखूंगा, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आई थिंक सब लोग फ्री होवे ही होते हैं। ठीक है। बाकी जो तुम लोग के स्टूडेंट्स हैं या जो तुम लोग के दोस्त हैं जो कैफे यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस आश्रय में कि पहली दो क्लासों में टाइम क्या होता है, जाया होता है, तो भाई उनको रिकमेंड करना इस क्लास में टाइम मेरे पास 1 सेकंड भी जाया करने का नहीं है। अच्छा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पंचुअल आदमी हूँ। इस पोजीशन में ना बंदा पंचुअल होता है, मेरी जो पोजीशन है मैं एक पंचुअल आदमी हूँ। ठीक है। कोशिश ये करना यार कि जो मेरा टाइम है आ जाना, क्योंकि मैं 2-4 मिनट में पहुंच जाता हूँ। और जितना मजे लेके पढ़ोगे ना, जितने मजे लेके पढ़ोगे उतना पेपर पास करना क्या होगा, पेपर मुश्किल नहीं है। दिमाग, ये अपने दिमाग से डर निकालो। जो ये कह रहे हैं पेपर मुश्किल है, वो डर डर कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर में डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? डिसिप्लिन क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ऑडिट से आसान तो कोई काम ही नहीं है। ऑडिट से आसान तो कोई, अभी बता दूं, पेपर तो बच्चे फेल क्यों होते हैं? सर बच्चे इसलिए फेल होते हैं ना, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सर बच्चे इसलिए फेल होते हैं, क्या नहीं करते, प्रैक्टिसिंग। सर बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि पढ़ते ही नहीं है। आखिरी 1 महीने में कहते हैं हम 100 नंबर कवर, कैसे कवर करेंगे यार आखिरी 1 महीने में? तो तुमको जो डरा रहा है ना कि पेपर ये ऐसा है, ये पेपर वैसा है, भाई ये पेपर इंतहाई से ज्यादा सिंपल तरीन पेपर है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि ये कितना सिंपल पेपर है। सही है। कोई कोई सवाल है? मैं क्लास खत्म करूं भाई, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। जिंदगी ने वफा करी तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर क्या होगी, आप लोगों से मुलाकात। 8 से 10 घंटे वीक के, सैटरडे संडे 3-3 घंटे, बाकी दिन 1.5-2 घंटे। ठीक है। इंशाल्लाह मार्क माय वर्ड्स, 15 जून सिलेबस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चा लोग।